हेलो एवरीवन, दिस इज मिस जी। और आज मैं सीएमए स्टूडेंट्स के लिए एक रिवीजन लेक्चर लेके आई हूँ। और क्विकली हम रिवाइज करेंगे एक चैप्टर कंपनी अकाउंट्स में से, जिसका टॉपिक है शेयर कैपिटल। सो हम क्विकली रिवाइज करेंगे और स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है मिस जी। वहां पर आपको अकाउंट से रिलेटेड हर टॉपिक्स के लिए वीडियोस में अपलोड करने वाली हूँ। और आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, और जिसको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप वहां पर लिख सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। So let's start as today's topic, that is from corporate accounting for share capital. So we are going to revise it quickly. Okay. So first, कंपनी क्या होता है? कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है जो या तो एग्जिस्टिंग लॉ दैट इज कंपनीज अकाउंट 1956 में रजिस्टर्ड है या कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, उसको वो लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। अपने मेंबर्स और अपने डायरेक्टर्स से भी बिल्कुल सेपरेट होती है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मेंबर्स आए जाए, उनकी डेथ हो, इंसॉल्वेंट हो, उससे कंपनी को उसके वर्किंग को कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट परपेचुअल सेसेशन। कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट पब्लिक कंपनी में दे कैन फ्रीली ट्रांसफर, प्राइवेट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में रहकर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम, प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, चाहिए होते हैं, और पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? जितना उनका वैल्यू, फेस वैल्यू होता है शेयर्स का। कंपनी का खुद एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, उस कॉमन सील के अंडर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और बिजनेस कर सकती है। कंपनी कोई सिटीजन नहीं है, इसलिए वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू वोट एंजॉय नहीं कर सकता। हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? कोई भी बिजनेस हो, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं, कैपिटल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि पब्लिक से वो इनवाइट कर सकती है फंड्स, उनसे इकट्ठे कर सकती है फंड्स, और उनको क्या क्या दे सकती है? शेयर्स दे सकती है। शेयर्स क्या होते हैं? पूरी कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको शेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख, कंपनी के पास कितनी शेयर कैपिटल? 10 लाख, और एक शेयर वो 10 रुपीज का देख रही है पब्लिक को, तो कितने शेयर्स हो जाएंगे कंपनी के पास? कंपनी ने कितने शेयर्स किए टोटल इशू? 1 लाख। अब ये शेयर कैपिटल होता क्या और इसकी क्लासिफिकेशन कैसे कंपनीज एक्ट में की है? सबसे पहले जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, हर कंपनी को एक मैक्सिमम अमाउंट अपने एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पब्लिश करना होता है, जितना वो अपने लाइफ टाइम में अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल वो इशू कर सकती है। ये शेयर कैपिटल वो बाद में इंक्रीज भी कर सकती है विद थोड़ी सी फीस रजिस्ट्रार को पे ऑफ करके। उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट जितना वो मेंशन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद जैसे जैसे उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कंपनी के करती है ऑथराइज शेयर कैपिटल में से कुछ शेयर्स इश्यू करना शुरू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं इशू शेयर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इशू शेयर कैपिटल में कौन कौन से शेयर्स इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले जो भी शेयर्स सिग्नेटरीज टू एमओए सब्सक्राइब करते हैं वो। सेकंड, जो भी शेयर्स कैश के लिए अलॉट किए गए वो। थर्डली, कोई भी हमने एसेट खरीदा है और हमने कैश में नहीं पेमेंट की, उनको शेयर्स अलॉट किया वेंडर्स को, वो शेयर्स जो अलॉट किए एज अ बोनस शेयर्स, शेयर्स अलॉट किया एज राइट शेयर्स, शेयर्स जो भी पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए हमने इशू किए हैं। ये सब किसका पार्ट है? इशू शेयर कैपिटल। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है और उसमें से आपको पूरा कैलकुलेशन करने के लिए बोल सकते हैं कि इशू शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है। एंड द नेक्स्ट वन कि इशू शेयर कैपिटल आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल से एक्सीड नहीं हो सकती। उसके बाद जब हम इश्यू करते हैं, कुछ पोर्शन रह जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल का जो भी हमने इनवाइट नहीं किया, पूरा भी कर सकते हैं और थोड़ा बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं, उसे बोलते हैं अनइश्यू शेयर कैपिटल। देन जितना हमने सब अपने इश्यू कर दिया है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, उसमें से
पब्लिक ने जितना एक्चुअली, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया, उसमें से सिर्फ 95,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं और हमने 95,000 उनको दे दिए, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है वो पार्ट पब्लिक सब्सक्रिप्शन का, इशूड शेयर कैपिटल का, जो एक्चुअली सब्सक्राइब्ड है, अलॉटेड है, उसमें बोनस शेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन, मैंने 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर की सब्सक्राइब हो गए। ओवर सब्सक्रिप्शन, मैंने 1 लाख शेयर्स इशू किए, 1,10,000 शेयर्स की सब्सक्राइब हो गए, शेयर्स की एप्लीकेशंस मेरे पास आ गए। लास्ट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में 1 लाख शेयर्स इशू किए, 95,000 90,000 मुझे क्या मिले? सब्सक्राइब हुए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी के लिए एटलीस्ट 90% जो उसने इशू किया उसको सब्सक्राइब होने जरूरी है, नहीं तो वो आगे प्रोसेस नहीं कर सकती, उसको सब कुछ रिफंड करना पड़ेगा। देन सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है कॉल्ड अप। मैंने एक शेयर इशू किया है 10 रुपीज का और मैंने मंगवाया है 10 रुपीज, मैंने मंगवाया है 8 रुपीज, तो जितना मैंने मंगवाया उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और उसमें से जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। जितना नहीं किया, मैंने मंगवा लिया कोल्ड अमाउंट बट नॉट येट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, उसे बोलते हैं अनपेड शेयर कैपिटल और कॉल्स एंड एफर्ट्स। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? जो मैंने अभी कंपनी ने डिमांड नहीं किया, जैसे 10 रुपीज में से मैंने 8 रुपीज अभी कॉल्ड अप किए हैं, जो 2 रुपीज है वो मेरे नॉट येट डिमांडेड बाय कंपनी, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। एंड द लास्ट वन इज रिजर्व कैपिटल और रिजर्व लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड कंपनी। ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होता है जो वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी सोचती है कि मैं उस टाइम पे मंगवाऊंगी, इसको हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बोलते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है, आप नोट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी, उसमें एग्जांपल देख सकते हैं, पूरा एक एग्जांपल है, उसमें कैसे कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल आता है, जितना कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसमें से, उसके बाद आता है इशू शेयर कैपिटल, कितना आपने किस किस को इशू किया। जैसे इस एग्जांपल में वेंडर्स और पब्लिक को हमने इशू किया है, कितने का इशू किया है ऐसे लिखते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कितना सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद कॉल्ड अप, कितना आपने कॉल्ड अप किया है। देन पेड अप कैपिटल, कितना आपको पे हो गया है, एंड कॉल्स इन एडेड, जितना आपको अनपेड है। एंड लास्ट वन इज अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। इस तरीके से प्रेजेंट होता है शेयर्स कैपिटल का नोट। देन उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ शेयर्स। दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस में होते हैं। यहाँ पर जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको राइट मिलता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, और उनको एप्रिसिएशन भी मिलती है, उनके कैपिटल को एप्रिसिएशन भी मिलती है, ये एक तरीके से ऑनर्स बन जाते हैं। एंड प्रेफरेंस शेयर्स होता है जिनको राइट ऑफ प्रिविलेज मिलता है, किसमें? राइट टू रिसीव डिविडेंड एंड राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। इक्विटी से पहले किनको राइट मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स। अब टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? फोर बेसिस पे हमने प्रेफरेंस शेयर्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेशन डिविडेंड। क्यूमुलेशन डिविडेंड क्या होता है कि जब हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम डिविडेंड कैसे बांटें, तो जितना एरियर बनता रहता है डिविडेंड का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में वो इकट्ठा होता जाता है, और जब कंपनी के पास शेयर होते हैं वो एक्यूमुलेट करके वो उसको पूरा पे कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं जब प्रॉफिट्स, इसमें प्रॉफिट्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के ओकेजन पे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया, इशू किया जाता है, पे किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग मींस आपको डिविडेंड मिल रहा है पर आपको सरप्लस प्रॉफिट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट है। सो यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करने के बाद, डिविडेंड सब कुछ पे ऑफ करने के बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बढ़ता है उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को भी कुछ राइट दिया जाता है, उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और इवन वाइंडिंग अप में भी सरप्लस में उनको कुछ हिस्सा मिलता है इसका। नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं? सिर्फ एक फिक्स रेट का डिविडेंड मिलता है, कोई सरप्लस वगैरह इनको नहीं मिलता। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें आपको राइट मिल जाता है, आप पैसा मत लीजिए, इक्विटी शेयर्स ले लीजिए, जिसमें राइट होता है कि कन्वर्ट टू इनटू इक्विटी शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है जिसमें कोई राइट नहीं होता, हमेशा हम मानेंगे कि ये नॉन कन्वर्टेबल है। द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसमें कंपनी को
कुछ पीरियड के बाद, मैक्सिमम 10-20 ईयर्स के बाद रिडेम्पशन पे उनको, जैसे वो डिविडेंड पे करे वो तो उनको पे करना ही है, रिडेम्पशन पे उस मैच्योर पीरियड पे आपको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा हम इशू कर ही नहीं सकते, कंपनी इशू कर ही नहीं सकती इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर। स्टॉक क्या होता है, जो फुली पेड अप शेयर्स है उसका सेट होता है, जब उसको कंसोलिडेटेड एक बंडल बनाते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। हम फुली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक को, और स्टॉक को रिकन्वर्ट कर सकते हैं फुली पेड अप शेयर्स को, पर हम इशू डायरेक्टली इशू नहीं कर सकते स्टॉक। देन हमारा टॉपिक आता है कि अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर। जब हम शेयर इशू करते हैं, हमें पता है एक हम शेयर इशू कर सकते हैं कैश के लिए, एक होता है अदर देन कैश। अदर देन कैश हम कब इशू करते हैं, जैसे प्रमोटर्स जिन्होंने हमें सर्विसेज दी उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो हमें टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं उनको हम कैश की जगह शेयर्स इशू कर रहे हैं, या वेंडर्स किसी से हमने बिजनेस परचेज किया, एसेट्स परचेज किया, तो कैश की जगह हम उनको क्या करते हैं, शेयर अलॉट करते हैं। देन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश ये प्राइवेट कंपनी के लिए जो प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो तो प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं शेयर्स को इशू करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और फंड्स को इकट्ठा करने के लिए। बट पब्लिक कंपनी में एक पूरा प्रोसेस होता है, वो जनरल पब्लिक से फंड्स इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले क्या करती है कंपनी, एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, एक पूरा ब्रोशर होता है कंपनी के बारे में, उसमें डिटेल्स होती हैं, उसमें क्या आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हम देने वाले, हमारे मेजर इन्वेस्टर्स क्या, हमारे प्रोजेक्ट्स क्या, ये सब कुछ लिखा होगा। और लास्ट पेज पे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप फॉर्म को फिल कीजिए, एप्लीकेशन मनी का अमाउंट डिपॉजिट कीजिए, और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो सोच रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, वो फॉर्म फिल करता है, डिपॉजिट करता है एप्लीकेशन मनी को कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में। क्योंकि अभी अकाउंटिंग शुरू नहीं हुई, हमने पढ़ा था कि 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तभी आगे प्रोसेस शुरू होगा, इसीलिए सबसे पहले कंपनी एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाती है, उसमें सारे इन्वेस्टर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करते रहते हैं। तो एप्लीकेशन मनी क्या होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है पेड अलोंग विद एप्लीकेशन। जैसे आप इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं कंपनी के शेयर में, उसको एक अमाउंट पे करना होता है जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन, और वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, और सेबी बोलता है नॉट लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस। अब जैसे क्लोजिंग डेट आती है, कंपनी चेक करते हैं हमें 90% एटलीस्ट मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया तो कम सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दो, नहीं मिला तो जितनी मनी हमें मिली है उसको रिफंड करो। अगर वो हमें नॉन अंडरराइटर्स के थ्रू नहीं मिला तो हम 15 दिन, क्लोजर के 15 दिन के अंदर अंदर हमें सारा मनी रिफंड करना है। अगर अंडरराइटर्स के थ्रू मिला है तो 7 डेज के अंदर। अब जब मिल गया तो जितना भी हमारा अमाउंट जो एस्क्रो कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में था, उससे हम कहाँ डाल देंगे, अपनी कंपनी के अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कंपनी का अकाउंट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, और हमारी कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसको बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट्स पहले होते थे कि ये एक एविडेंस होता था, एक पेपर टाइप होता था जिसमें मेंबर का नाम लिखा होता था, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो शेयर होल्डर के रिस्पेक्ट में वो लिखा होता था। इसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, मेंबर जब शेयर इशू किया गया है, सर्टिफिकेट इशू किया गया, वो होल्डर है इतने नंबर ऑफ शेयर्स, एंड एक्सटेंड कितना उन्होंने पेड कर दिया, और ये वाइंडिंग अप के टाइम पे ये अपना सर्टिफिकेट दिखाकर अपने पैसे ले सकते थे। और शेयर वारंट क्या होते हैं, शेयर वारंट तभी इशू हो सकते हैं जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करेगा और शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। उसमें शेयर वारंट में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स और एक बियरिंग सीरियल नंबर होता है, या नाम नहीं होता, सीरियल नंबर होता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको ट्रांसफर कर दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा शेयर होल्डर का, जबकि शेयर सर्टिफिकेट में वहां पर नाम भी लिखा होता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं एट पार। एट पार का मतलब क्या है, जितना मेरा फेस वैल्यू, क्योंकि जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले ही वो डिसाइड कर लेती है कि मैं इससे तो कम नहीं शेयर इशू करूंगा, और वैसे डिस्काउंट पे अब अलाउ भी नहीं है। ये मेरा फेस वैल्यू होगा कि 10 रुपीज 100 रुपीज इतना मेरा फेस वैल्यू, नॉमिनल इतना मैं चार्ज करूंगा शेयर्स के लिए। तो जब वो इशू करती है इक्वल टू फेस वैल्यू तो मेरा होता है शेयर इशूड एट पार।
जब वो शेयर इश्यू करती है फेस वैल्यू से ज्यादा, जैसे मेरी फेस वैल्यू 10 है और उसने 12 में इश्यू किया है, तो वो शेयर इश्यू करती है 12। डिस्काउंट पे अब अलाउड नहीं है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो उसकी अकाउंटिंग देखते हैं कि सबसे पहले क्या था, एस्क्रो अकाउंट से मैंने अपने बैंक अकाउंट में, कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट में डाला तो मेरा एसेट इंक्रीज हो गया, तो बैंक इंक्रीज हो गया तो डेबिट करेंगे। और इन्वेस्टर्स, अब मेरी ऑब्लिगेशन, कंपनी की ऑब्लिगेशन बन गई है, लायबिलिटी बन गई है कि उनको शेयर देने हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो मैं शेयर एप्लीकेशन से क्या कर दूंगी, क्रेडिट लायबिलिटी क्रिएट करूंगी। बैंक अकाउंट में क्या जाएगा, एप्लीकेशन जितनी मुझे रिसीव्ड हुई है इनटू एप्लीकेशन मनी, लाइक 2 रुपीज मेरी एप्लीकेशन में उन्होंने पे किया था तो 2 रुपीज। शेयर एप्लीकेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अप्लाइड किया शेयर्स के लिए। सेकंड, जब मुझे यहाँ से मैं अपना पैसा ट्रांसफर कर, शेयर्स जिस दिन मैं शेयर्स अलॉट करूंगी उस दिन क्या होगा, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी मेरी क्या, जो शेयर होल्डर्स है मेरे कंपनी के क्रेडिटर्स बन जाएंगे उस दिन। जितने मैंने शेयर्स अलॉट किए, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना आपने इशू किया उससे ज्यादा आप नहीं अलॉट कर सकते, तो जितने मैंने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए इनटू एप्लीकेशन मनी, जितना मैंने पर शेयर मंगवाया था, उससे मैं ये शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल करूंगी, क्रेडिट को डेबिट करूंगी, और शेयर कैपिटल क्या करूंगी, मैं शेयर कैपिटल्स को मैं क्रेडिट करूंगी, यहाँ पर क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर मेरे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स बन जाएंगे, ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। याद रखना हमेशा कोई भी तरीके का फॉरफीचर और इशू हो, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा, और जितना भी प्रीमियम है वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, जो बैलेंस शीट में हम रिजर्व इन सरप्लस में दिखाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉल्स मंगवाना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने अलॉटमेंट मंगवाया, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, नेक्स्ट पहले तो हमने पैसा पहले रिसीव किया, और उसके बाद जब अलॉटमेंट हुआ तब हमने शेयर होल्डर्स को दिया, शेयर्स दिए। आगे क्या करते हैं, पहले हम ड्यू करते हैं, फिर हम शेयर होल्डर से पैसा रिसीव करते हैं। सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री डालते हैं, हम शेयर्स अलॉटमेंट, उनको क्या कर रहे हैं, हम शेयर्स अलॉट कर दिया है, तो ये जो कॉल है, जितने हमने शेयर्स अलॉट किया, जितना हमारा अलॉटमेंट बनी है पर शेयर, वो हम डेबिट करेंगे और अपनी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पर अलॉटमेंट में कभी भी पोर्शन में कुछ भी ना दिया हो तो आप एज्यूम करोगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे पे किया है, तो फिर शेयर होल्डर से आपको पैसे मिलेंगे, जैसे जैसे रिसीव हो आप बैंक को बढ़ा दीजिए, डेबिट कर दीजिए, और अपनी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दीजिए। उसके बाद आपको ये हो सकता है कि आगे जो भी और भी कॉल्स मंगवाएंगे कंपनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जैसे जैसे कॉल मंगवाते रहेंगे, तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, देन रिसीव करेंगे। एंड उसके बाद क्या होता है कि आपने तो सभी शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को की लायबिलिटी क्रिएट की थी कि इतने शेयर से होल्डर्स है, इनसे पैसा आना है, सबसे पहले हमने ड्यू किया था, पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने पे नहीं किया, अमाउंट ड्यू तो है पर पे नहीं है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, हमारी कॉल्स इन एरर्स हो जाते हैं। ठीक है, इससे मैं क्या करती हूँ, अपनी कैपिटल को डिक्रीज कर देती हूँ। जब कॉल ड्यू होती है तो हमने क्या एंट्री की थी, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब मिल जाती है तो हम बैंक को डेबिट कर देते हैं और कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो जितना मिल गया उसको बैंक में डालेंगे, जितना नहीं मिला हम उससे क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, हम कॉल सिनेरियोस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कंपनी ऐसे नहीं छोड़ती शेयर होल्डर को कि अच्छा आप नहीं पे करे तो इट्स ओके, आप वो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मैक्सिमम 10% इंटरेस्ट चार्ज कर देती है। कहाँ से, जिस दिन कॉल ड्यू हुई थी और जिस दिन आप मनी फाइनली रिसीव करोगे। जनरल एंट्री क्या है, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियोस, कंपनी के लिए ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, उन्होंने ड्यू की, शेयर होल्डर को डेबिट किया, और जिस दिन आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा कंपनी क्या करेगी, कंपनी को पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स। एक और भी पार्ट होता है कि जहाँ शेयर होल्डर पहले ही कंपनी को आगे की कॉल पहले ही दे देता है, जैसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस, अभी ड्यू नहीं हुआ है, एडवांस पे कर दिए, इससे क्या कर देंगे, कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, दैट इज क्रेडिट करेंगे। ये नॉर्मली तब होता है जब एओए ऑथराइज करता है, तभी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है अमाउंट ऑफ एडवांस। तो जब कॉल ड्यू होती है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब हमें एडवांस मिल जाता है तो हम एडवांस को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पर भी कंपनी अगर कोई शेयर होल्डर पहले देता है तो कंपनी 12% इंटरेस्ट पे कर सकती है शेयर होल्डर को।
The next topic is over allotment and pro rata. सबसे इम्पोर्टेंट और ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ये हमारे चैप्टर का। यहाँ पर ये कब होता है, जब मैंने एप्लीकेशन दिया, कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 10,000 के लिए, और कंपनी को कितने इन्वेस्टर्स ने कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ 15,000 का। तो यहाँ पर कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। ये जो एक्सेस 5,000 का आया वो रिफंड करते हैं। रिफंड की क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एप्लीकेशन के टाइम पे उसको करना होता है। सेकंड ऑप्शन होता है कि शेयर होल्डर कहता है या आर्टिकल्स कहते हैं कि आप क्या करो, इसको दूसरे कॉल्स के साथ एडजस्ट करो, ठीक है। या फिर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तो सबको क्या कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सबको कैंसिल कर दो, जिसने 10,000 पूरे मत दो। ऐसे भी हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर को पूरे मत दो, और ऐसे भी हो सकता है कि जितने ने भी दिया जितना उनको एक रेशियो में दे दो, प्रो राटा बेसिस पे आप क्या करो, उनको शेयर अलॉट कर दो। इसमें क्या होता है, जितने भी शेयर्स आपने अप्लाई किए हैं, जितने भी शेयर्स अप्लाई, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड, जितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जैसे यहाँ पर 10,000 अलॉट किए गए हैं, और कितने शेयर्स अप्लाइड किए थे 15,000, और जैसे एक्स है जिसने 2,000 शेयर्स अप्लाइड किए, तो इस प्रो राटा बेसिस पे आप क्या करोगे, उनको शेयर दोगे। और ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, आपको इसमें से एक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा और आपको इनको इन्फॉर्मेशन निकाल के देना। नेक्स्ट इज अब दूसरे कॉल्स या अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करते हैं नॉर्मली जब हम अलॉटमेंट करने वाले होते हैं, और शेयर कैपिटल को जितना आपने शेयर्स दिए हैं फेस वैल्यू उतना आप इसमें डाल देते हो, और उसके बाद जो भी आपने क्या की एडजस्टमेंट की है शेयर अलॉटमेंट के साथ एप्लीकेशन के टाइम पे, तो आप शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दोगे। किसी और कॉल्स का भी यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया है पहले जो, तो हम कॉल्स के केस में क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एडवांस। एक एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। कंपनी ने ऑफर किया 20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आपको 35,000 की रिसीव हुई है, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज मंगवाए, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट पे सेकंड। कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। कंपनी को रिसीव हुए एप्लीकेशन 50,000 का शेयर्स का, और कितने शेयर्स के अगेंस्ट 20,000, 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, बाकी प्रो राटा अलॉटमेंट किया। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब बाकी आपने क्या कर दिया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और अदर कॉल्स में से एडजस्ट किया, और जो रिजेक्ट किए हैं उसका क्या करेंगे, हम उसको रिफंड कर देंगे। रिजेक्ट का मतलब आप पूरा का पूरा रिफंड कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 3, 2 + 1 मीन्स शेयर कैपिटल प्रीमियम है 1 रुपीज, और फर्स्ट पे 4 रुपीज। आपको एप्लीकेशन कितने का मिला था, 50,000 का, जिसमें 10,000 तो ऐसा है जो आप दे ही नहीं रहे, रिजेक्टेड, उसको आप क्या कर दोगे, रिफंड कर दो। 40,000 में आप कितना दे रहे हो, 20,000, जो क्योंकि जितना इशू किया उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ था, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इनटू एप्लीकेशन मनी। आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 50,000 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख। कितना रिफंड कर रहे हो, 10,000 इंटू 4, 40,000। एक्सेस अमाउंट कितना है, 1,60,000। उसमें से आपने एप्लीकेशन में कितना अलॉट कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 20,000 इंटू 4, 80,000। एक्सेस अभी भी बच रहा है 80,000, आप क्या करोगे, अलॉटमेंट में से सबसे पहले एडजस्ट करोगे, दैट इज 20,000 इंटू 3, 60,000। अभी भी बच रहा है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉल में अलॉट करोगे। फर्स्ट कॉल में हमें कितना मंगवाना था, 20,000 इन 80,000, 20,000 इंटू 4, 80,000। हमें अभी भी कितना मंगवाना है इनसे, 60,000। तो ये टॉपिक था आपका ओवर अलॉटमेंट का। नेक्स्ट आता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन। आप ओवर अलॉटमेंट के लिए हमेशा ऐसा टेबल बनाएंगे तो आपको क्लियरली आप सारी चीजें लोकेट कर पाएंगे, कितना मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, यहाँ से सीधा अमाउंट निकाल सकते हैं, कितना आपने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया, कितना भी आपको रिसीव हो सकता है। ये आपसे स्टार्ट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने डिस्कस किया था, वेंडर्स को दे रहे हो, वेंडर से आप क्या कर रहे हो, शेयर्स एसेट्स परचेज करो, बिजनेस परचेज करो, एसेट परचेज करो, तो एसेट परचेज करते तो हम एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारा क्रेडिट होता है टू वेंडर अकाउंट। इनको हम क्या कर रहे हैं, फुली पेड शेयर्स इशू करें, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफेक्ट। बिजनेस परचेज करो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर्स अकाउंट टू शेयर
टू वेंडर्स अकाउंट, अगर आप इधर आपका गुडविल आएगा और इधर आपका कैपिटल रिजर्व आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट है, कैपिटल रिजर्व रिजर्व इन सरप्लस जाएगा, अगर कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है वो हमारा अदर करंट एसेट्स होता है। अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो अंडर राइटर्स को अगेंस्ट अंडर राइटिंग कमीशन, कमीशन ड्यू करोगे तो आप क्या डालोगे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, टू अंडर राइटिंग पर्सनल अकाउंट। देन आता है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनीज एक्ट कहते हैं सेक्शन 278 एक फ्री रिजर्व है, पर इसको सिर्फ 5 पर्पसेस के लिए हम यूटिलाइज करने वाले हैं। फर्स्ट, बोनस शेयर्स मेंबर्स को इश्यू करने के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है कंपनी के, उसको राइट ऑफ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ कंपनी, इनको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो अकाउंट है, अकाउंट में जो पैसा है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम पे करना होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए अकाउंट में से पैसा यूज कर सकते हैं। और अपने शेयर्स को बाय बैक करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से मनी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। आपसे डिस्कस किया था कि कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती एक्सेप्ट इन वन केस, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी डिस्काउंट पे या फिर अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को शेयर्स इश्यू कर सकती है, तो उन शेयर्स को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। वो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज क्या देते हैं, उनको नो हाउ या उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, उनको उनके नेचर में उनको ये राइट्स सब लेबल करवाते हैं, तो उसके अगेंस्ट कंपनी उनको शेयर्स देती है। क्या जनरल एंट्री होगी, डायरेक्टर्स को आपने डिस्काउंट पे इशू किया है, बैंक अकाउंट डेबिट जितना उनसे रिसीव हुआ, जितना आपने डिस्काउंट दिया उसको डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टेक्निकल नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है, इसको डेबिट कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देन नेक्स्ट टॉपिक है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब हमने देखा था कॉल सिनेरियोस की कंपनी कॉल किया, शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, कंपनी ने बहुत दिन हो गए, कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने अभी भी नहीं पे किया, नोटिस दे दिया तब भी नहीं पे किया स्पेसिफिक पीरियड टाइम में, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद अभी भी शेयर होल्डर्स पे नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स से वो शेयर्स वापस ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन पे आपने 4 रुपीज मंगवाए थे, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट पे 3 और 1, आपका फेस वैल्यू तो 10, आपने कॉल्ड अप किया है उन्हें, आपने सिर्फ कॉल्ड अप किया 4 + 2 + 3, आपने 1 रुपीज नहीं मंगवाए, सिर्फ 9 रुपीज मंगवाए हैं, तो यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है 10। जब भी फोरफीचर इश्यू का क्वेश्चन करें, इस तरीके का चार्ट बनाए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। फेस वैल्यू है 10, कॉल्ड अप कितना है, जितना आपने डिमांड कर लिया, दैट इज 9 रुपीज, अनकॉल्ड कितना है 1 रुपीज। अब कॉल्ड अप पे से पेड कितना हो गया था आपको शेयर होल्डर से, 4 + 2, दैट इज 6 रुपीज, जितना आपने शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, अनपेड कितने है 3। ठीक है, अब इसमें देखेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स पार पे इश्यू होंगे और जब प्रीमियम पे इश्यू होंगे। जब मुझे शेयर्स पार पे इश्यू है तब क्या करेंगे, जैसे एबीसी लिमिटेड ने 500 शेयर्स, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, जब आपने शेयर इश्यू किए थे तो आपने उसको लायबिलिटी, कैंसिल कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर दोगे, रिवर्स क्रेडिट डेबिट कर दोगे। कितना से डेबिट करोगे, जितना आपने कॉल्ड अप किया उतना ही आप उसको कैंसिल कर सकते हो जितना कॉल्ड अप किया, और क्या कर दोगे, जितना अमाउंट अनपेड है उतना कॉल सिनेरियोस में डाल दोगे, और जितना अमाउंट पे हो चुका है वो एक अकाउंट बनाएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हम डाल देंगे, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को सिर्फ एक पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे, रीइश्यू के लिए। यहाँ पर एग्जांपल है, कंपनी ने कॉल्ड अप किया 8, नॉन पेमेंट हुआ 4 का, फेस वैल्यू हमारी है 10, कॉल्ड अप 8 है, अनकॉल्ड 2 है, 8 में से पेड 4 है, अनपेड 4 है, सिंपल शेयर कैपिटल में 8 रुपीज डाल देंगे, अनपेड हम कॉल सिनेरियो में डालेंगे और पेड शेयर फॉरफिटेड। अगर प्रीमियम में इशू होते हैं, ये चार्ट जो मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ, आपको शेयर किया था, वो बहुत जरूरी है बनाना, जब आप प्रीमियम का क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत हेल्प होगी। तो जब हम प्रीमियम में शेयर इशू किया और वो फॉरफिट कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत जरूरी है चीज को देखना, जितना आपका अमाउंट, जितना आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अनपेड है,
जब आपने क्रेडिट किया था, फॉर एग्जांपल कॉल में मंगवाया था, आपने क्रेडिट किया, आपको मिला ही नहीं है, जो चीज मिली ही नहीं है उसको आप डेबिट कर दोगे। पर ऐसा कोई प्रीमियम जो आपको मिल चुका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको एप्लीकेशन या अलॉटमेंट में मिल चुका है, तो वो आपके रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट, और हमने अभी डिस्कस किया सिर्फ 5% के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर नहीं लोगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में वही पैसा डालोगे जितना आपको रिसीव हुआ था, उसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट जितना पे हो चुका है उसको माइनस करके शो करोगे। क्योंकि एक बार जब भी प्रीमियम रिसीव हो जाता है उस पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लग जाएंगे, जहां पर वो, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ वो 5 पर्पसेस के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हमें अमाउंट रिसीव हो जाता है उस पर कंपनी एक्ट के प्रोविजन लग सकते हैं, और कहीं भी नहीं लिखा क्या वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब शेयर फॉरफिटेड में जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है, आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है, पर उसको वहां नहीं लोगे। देन लास्ट टॉपिक आता है आपका री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स आप क्या कर रहे हो, किसी और को, जो भी आपने फॉरफिट किया था कंपनी में नॉन पेमेंट पे, आप इश्यू कर रहे हो किसी और को, ठीक है। अगर आप पार पे इश्यू कर रहे हो, प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, और डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो, जब आपका यहाँ पर हमने फॉरफिटेड में कितने से डेबिट किया था शेयर कैपिटल को, कॉल्ड अप से, ठीक है। जब आप रीइश्यू कर रहे हो पेड अप पे, क्योंकि इतना शेयर्स आपको कंपनी को शेयर होल्डर से मिल चुका था, तो अगर आप रीइश्यू कर रहे हो पेड अप के इक्वल, तो वो होता है रीइश्यू एट पार। अगर आप पेड अप से ज्यादा पे रीइश्यू कर रहे हो तो वो प्रीमियम पे होता है, और अगर पेड अप से कम पे कर रहे हो तो वो होता है एट डिस्काउंट। एट पार पे हम एग्जांपल से देख रहे हैं, एबीसी लिमिटेड ने रीइश्यू किया 100 शेयर्स ₹8, पेड अप भी 8 है, बैलेंस कितना है फॉरफिट शेयर में 300। ये जो बैलेंस है, हम सिर्फ जब डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करते हैं ना, वो डिस्काउंट जो लॉस है उसको हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। जितना हमने शेयर इश्यू कर दिया, कितना नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इनटू री इश्यू प्राइस, यहाँ पर किससे डेबिट करेंगे, बैंक को री इश्यू प्राइस, तो शेयर कैपिटल यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू लेंगे, कितना पेड अप, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड इनटू पेड अप, दैट इज 100 इनटू 8, और जितना भी आपका शेयर फॉरफिट का बैलेंस है, जितना आपने फॉरफिट कर दिए जितने शेयर्स, उनके रिस्पेक्ट में आप कैपिटल रिजर्व में डाल। प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हो, आपके 200 शेयर्स 12 इज फुल्ली पेड अप, बैलेंस 500 है, बैलेंस आप पहले क्या करोगे, बैंक अकाउंट में डेबिट कर दोगे जितना आपने रीइश्यू प्राइस है, दैट इज 200 इनटू 12, और शेयर कैपिटल में आप डाल दोगे 200 इनटू जितना आपका फेस वैल्यू कितना है ₹10, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में सारा प्रीमियम डाल दोगे, और जितना बाकी आपका जितना भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में था पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। अब हम ये देखेंगे रेशियो ऑफ डिस्काउंट पे, जहां पर आपने आपका पेड अप ज्यादा है रेशियो से, तो यहाँ पर हमेशा बैंक पे कितना अमाउंट जाएगा रेशियो, और शेयर कैपिटल में पेड अप, और जो भी आपको लॉस हो रहा है डिस्काउंट पे इशू करने का, वो हम कहाँ से लेंगे, फॉरफिटेड अकाउंट। ये लॉस कंपनसेट सेट ऑफ होगा शेयर फॉरफिटेड में जितने प्रॉफिट्स है एट द टाइम ऑफ द इशू, यहाँ से कंपनसेट होगा, बाकी बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब कितना मैक्सिमम डिस्काउंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट इशू पे दे सकते हैं, जितना बैलेंस आपके पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अवेलेबल है। एक बहुत प्यारी सी इलस्ट्रेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जहाँ पर 4 केसेस में हमने पूरे कंसेप्ट को कवर किया है। एग्जाम्पल है 500 शेयर्स कंपनी ने एक्स लिमिटेड ने फॉरफिटेड किया है, जिसमें ₹4 पे नहीं किए, बैलेंस आपको अकाउंट में दे रखा है 3000 का, कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, अज्यूम करो शेयर्स फुल्ली पेड अप है, दैट इज फेस वैल्यू पेड अप है, दैट इज ₹10। फर्स्ट केस आपने रीइश्यू किया है ₹8 में, बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाता है, जितना रीइश्यू किया है, तो 500 इंटू 8 4000, आपका पेड अप कितना है 10, मतलब यहाँ पर आप डिस्काउंट इश्यू कर रहे हो, जो डिस्काउंट है वो आप कहाँ से लोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, और बाकी यहाँ पर कितना डालोगे, फेस वैल्यू 5000, और बाकी आपका 3000 का, बाकी जो बैलेंस है कैपिटल रिजर्व में 2000 ट्रांसफर कर दोगे। सेकंड आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं रीइश्यू करो मैक्सिमम डिस्काउंट, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट कर सकते थे, जितना बैलेंस है फॉरफिटेड में, कितना बैलेंस है 3000, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा 5000, पेड अप जाएगा, सॉरी पेड अप जाएगा 5000 ₹10, और बाकी बैलेंस आप कितना रिसीव करें उनसे 2000, वो बैंक अकाउंट में जाएगा।
सेकंड है आप पूरे 500 शेयर्स इशू नहीं कर रहे, 300 शेयर्स इशू कर रहे हो 9 रुपीज पे। तो यहाँ पर आप प्रोपोर्शनेट में निकालते हैं कि 3000 मेरा 500 के लिए, तो 300 शेयर्स के लिए कितना मैं डिस्काउंट दे सकती हूँ, 1800 यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप कितना कर रहे हो, 9 रुपीज का आपको यहाँ पर आराम से दे रखे हैं। 9 रुपीज का आपने इशू किया 300 इंटू 9 2700। शेयर कैपिटल में पेड अप जाएगा, कितना डेबिट करोगे, 300। अब सिर्फ पूरे 3000 तो 3000 को यहाँ पर आपको ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है कैपिटल। जितना आप इशू कर रहे हो उतने शेयर्स के रिस्पेक्ट में ही आप शेयर फॉरफिटेड को यूज कर सकते हो, और जितना बचेगा उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर सकते हो। तो कितना रहा था, 1800 में से हमने डिस्काउंट में से एक सेट ऑफ कर लिया, बाकी 1500 को हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी जो बच रहा है 3000 में से, वो जब 200 शेयर्स, और जब भी हम नंबर ऑफ शेयर्स बाकी रीइश्यू करेंगे उस टाइम में हम उसकी काउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है 400 शेयर्स इशू करो, रीइश्यू एट मैक्सिमम डिस्काउंट। सेम 3500 के लिए 400 के लिए कितने, 2400 मैक्सिमम। तो शेयर फॉरफिटेड में 2400 डाल देंगे, यहाँ पर पेड अप डाल देंगे, और बाकी 1600। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा हम लोग, क्योंकि सारा का सारा हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में यूटिलाइज कर लिया। तो ये आपकी क्विकली रिवीजन थी कंपनी अकाउंट्स के लिए, और बाकी टॉपिक्स में आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए डालने वाली हूँ। तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसे लगा। अगर आपको और भी किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये लेक्चर, और इसको क्विकली आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।